Good morning, students. This is your SST class subject history. आज हम बात करेंगे रेगुलेटरी एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट हो रहा है बेटा, स्टार्टिंग 1773 से। ये पहला एक्ट है जो अंग्रेज़ों ने भारत में कंपनियों के अधिकार की बड़ी संख्या में शिकायतें होने लगी थी। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अधिकारिता को समाप्त करने और कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए 1753 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, इस एक्ट में और रेगुलेटिंग एक्ट को लॉर्ड नॉर्थ का इंडिया बिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉर्ड नॉर्थ इंडिया बिल भी कहा जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं एक्ट के उद्देश्य, इसके क्या क्या रीज़न थे, क्यों लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत को एक गवर्नर जनरल के शासन के अधीन करने के साथ कंपनी के मामलों पर कठोर संसदीय नियंत्रण भी लगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को यह आदेश दिया गया कि वे अंग्रेज सरकार के सामने सभी तरह के पत्र व्यवहार और जनता, सेना तथा राजस्व के मामले से संबंधित दस्तावेज को प्रस्तुत करें। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया, जैसे कि एक छोटे अधिकारी को कहा जाता है, कर्मचारी को, कि आप अपने उच्च अधिकारी को सभी कागजात क्या करें, जमा करें। तो बंगाल के गवर्नर को भारत में अंग्रेजों के अधीन सभी राज्यों का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। यानी 1773 को ध्यान रखना, बंगाल के गवर्नर को भारत में अंग्रेजों के अधीन सभी राज्यों का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। 1773, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेगुलेटिंग 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को भारत का, ध्यान रखना, भारत का संपूर्ण गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। इसके अतिरिक्त उसको बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर पर्यवेक्षक रखने का अधिकार, पर्यवेक्षक मतलब इंस्पेक्शन करने का प्राधिकार भी दिया गया। इस अधिनियम में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रस्ताव भी था। कंपनी के अधिकारियों का भ्रष्टाचार नियंत्रित करने के लिए अधिनियम में यह उपबंध रखा गया कि प्रत्येक अंग्रेज अधिकारी अपने स्वामित्व की संपत्ति का विवरण दें और यह स्पष्ट करें कि उसने इन संपत्ति को कैसे प्राप्त किया। इस अधिनियम में एक नया प्रशासनिक ढांचा बनने का प्रस्ताव उल्लेख भी है। ठीक है, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किससे संबंधित है? बंगाल के गवर्नर को भारत का संपूर्ण गवर्नर जनरल नियुक्त करने संबंधित है। ओके, 1774 में यह ध्यान रखना, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पहली सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। यानी कि कह रहा है कि सर एलिजा एम्पे जो है पहला क्या था, मुख्य न्यायाधीश थे जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय को नियुक्त किया गया। और यही सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वो अब कहाँ स्थित हो गया? दिल्ली में। एक्ट के दोस्त, इस रेगुलेटिंग एक्ट में निम्नलिखित कमियां थीं। कौन कौन सी कमियां थीं? आइए, यह कंपनी पर इंग्लैंड की सरकार का निर्णायक नियंत्रण रखने की व्यवस्था नहीं कर सका। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद की शक्तियों को अच्छी तरह परिभाषित नहीं किया गया। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नरों ने अपने ऊपर गवर्नर जनरल द्वारा नियंत्रित करने के कारण नाराज हो गए थे। उच्चतम न्यायालय का कार्य भी प्रभावित हुआ क्योंकि इसकी शक्तियां भी स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट नहीं थीं। आगे, इस कानून के अंतर्गत अनुसरण करें या भारतीय कानूनों का, जब एक भारतीय और एक अंग्रेज का विवाद हो जाए तो कानून को इस दुविधा में के कारण निर्णय लेना कठिन था। अब आया है पिट्स इंडिया एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट दिस एक्ट। दोनों एक्ट है, चार्टर एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, ये ध्यान रखिएगा। 1784 में अगर 20 शब्दों में आता है कि 50 शब्दों में आता है तो आपको ये पूरा लिखना है। 1784 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने
रेगुलेटिंग एक्ट में विद्यमान दोषों और कमियों को दूर करने के लिए इसको प्रस्तुत किया। इस एक्ट के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक सैन्य और राजस्व मामलों को देखने के लिए इंग्लैंड के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। भारत के गवर्नर जनरल को अपनी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को अमान्य करने और बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर अधिक नियंत्रण रखने जैसी अधिक शक्तियाँ दी गईं। उसको भारत में स्थित कंपनी या इंग्लैंड सरकार की सभी ब्रिटिश सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। इस तरह ब्रिटिश भारत सरकार की द्वैत शासन प्रणाली आरंभ हुई और यह प्रणाली 1858 तक चली। यानी 1784 क्या कहता है, पिट्स इंडिया एक्ट, विलियम पिट्स थे जिन्होंने इस एक्ट को लागू किया और ये द्वैत शासन की बात करता है, यानी ड्यूअल सिस्टम। द्वैत शासन मतलब जो एक राज्य में भी होगा और एक केंद्र में भी होगा, ठीक है। उसको हम दो शासन कहते हैं, जिसके पास दो शासन, एक राज्य का भी हो और एक केंद्र सरकार का भी शासन होता हो, उसको हम ड्यूअल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट 1813 का चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत से चार्टर एक्ट भी पारित किए गए। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकारिता समाप्त कर दी गई और इंग्लैंड की जनता को भारत में व्यापार करने की खुली अनुमति दे दी गई। यद्यपि कंपनी की चाय के व्यापार में तथा चीन के साथ व्यापार में एक अधिकारिता बनी रही। यानी 1813 चार्टर क्या कहता है, सभी देशों को एक साथ व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। ओके, ये दो चार्टर एक्ट हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। ओके, आगे कल हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। कल हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। ये ऐसे चार्टर हैं जो भारत में अंग्रेजी कंपनियों को व्यापार करने की अनुमति देते हैं। चलिए लाइए स्टार्ट करते हैं। 1833 के एक्ट ने कंपनी की एक अधिकारिता चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया। पुणे 1853 ईस्वी का एक्ट पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी पर इंग्लैंड की संसद का नियंत्रण और अधिक बढ़ा दिया गया। इसने गवर्नर जनरल को भारत में कंपनी क्षेत्र पर नागरिक और सैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार दे दिया। कानून बनाने और वित्त शक्तियाँ गवर्नर जनरल की परिषद को हस्तांतरित की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। इस पद की नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ध्यान रखना, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट बंदा है ये, ध्यान रखना। लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति किस लिए हुई थी? प्रशासनिक सेवाएं, जो आज IAS PCS जो भी आर्मी में सब अधिकारी बनते हैं, जो आज हम लोग इंग्लिश और शिक्षा का कर रहे हैं, वो कौन था? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, गुड डे, थैंक यू बेटा।